स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी एंड वेलकम अगेन टू एसएसटी क्लासेस। जैसे कि अपन ने 10th क्लास सीबीएसई के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज करके चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसके अंदर अलग अलग एस्पेक्ट अपन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल पार्टीज। इस टॉपिक को आज अच्छी तरह से अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जब तक ये वीडियो खत्म होगा तब तक आपको इस टॉपिक से लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो चलिए ना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जैसे मैंने अभी मेंशन किया, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्टीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से कम 1-2 क्वेश्चन अवश्य बनता है एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए इस टॉपिक को अपने को ध्यान से समझना है। चलिए देखते हैं। डेमोक्रेसीज दैट फॉलोज ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पार्टीज। क्या कह रहा है कि दुनिया के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, दुनिया में मौजूद जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री यानी जहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक अरेंजमेंट है, और साथ ही साथ जहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है, वहां पर प्राय कितने प्रकार के राजनीतिक दल देखने में आते हैं। देखा जाता है कि वहां पर मुख्यतः 2 प्रकार के 2 काइंड्स ऑफ पार्टीज जो है वो आपको देखने को मिलती है। दुनिया की कौन सी डेमोक्रेसीज में जहां पर कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम याद है ना आपको? फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें गवर्नमेंट के अलग अलग जो लेवल्स होते हैं उनके बीच में पावर को क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है, फेडरल सिस्टम कहा जाता है। अपन ने फेडरलिज्म में पढ़ा भी था ना कि फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो पावर है उसको डिवाइड किया जाता है किसके बीच, सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में। तो वही अपन पढ़ रहे हैं कि जिन देशों के अंदर कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है, फेडरल सिस्टम फॉलो हो रहा है, वहां पर मुख्यतः आपको 2 काइंड्स ऑफ पार्टीज देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? पहली, पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट। एक तो आपको ऐसी पार्टीज देखने को मिलेंगी जो केवल फेडरेशन के केवल एक ही फेडरल यूनिट के अंदर मौजूद होती है। यानी आपको पार्टीज तो और बहुत सारी मिले, पार्टीज की तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अपन ने पढ़ा था अपनी कंट्री के अंदर क्या है कि भाई कोई भी ग्रुप फ्री है वो क्या कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। लेकिन यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, 2 टाइप के यानी 2 काइंड ऑफ पार्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला अपन ने पढ़ा कि ऐसे राजनीतिक दल जो केवल देश की केवल एक ही फेडरल यूनिट के अंदर मौजूद होते हैं, एक तो वो राजनीतिक दल, और दूसरे वो राजनीतिक दल जो फेडरेशन की कई यूनिट्स, या आप कह सकते हो कि फेडरेशन की जितनी भी यूनिट्स होती हैं उन सभी यूनिट्स के अंदर वो उन राजनीतिक दलों का क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो ये 2 टाइप के राजनीतिक दल होते हैं। 2 काइंड्स ऑफ पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं दुनिया की डेमोक्रेसीज में, जहां पर कौन सा सिस्टम होता है, फेडरल सिस्टम। पहले मैंने बताया एक तो इस तरह के राजनीतिक दल जो केवल एक ही फेडरल यूनिट में प्रेजेंट होते हैं, और दूसरे इस तरह के पॉलिटिकल पार्टीज जो आपको सेवरल या जितने भी यूनिट्स हैं, फेडरल यूनिट्स हैं, ठीक है, फेडरेशन की, उन सभी जगह आपको वो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेजेंट मिलेंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें, अगर अपन इसका एग्जांपल देखें, ऐसे राजनीतिक दल जो आपको दुनिया के मतलब देश की कई या लगभग सभी यूनिट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, ये इसी तरह के राजनीतिक दल हैं। यानी ये ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका अस्तित्व आपको फेडरेशन के लगभग जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी यूनिट्स के अंदर देखने को मिलेगा। अपन यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स किनको कह रहे हैं, स्टेट को कह रहे हैं। समझ में आ गया? कुछ पार्टी ऐसी होती है जो पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, और कई पार्टीज ऐसी होती हैं जो देश की जितने भी स्टेट है आपको वहां पर वो राजनीतिक दल प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये इस एग्जांपल के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। जैसे बीजू जनता दल हो गया, भारतीय जनता दल हो गया, ये पहले वाले टाइप का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर इंडिया में देखें अपन, तो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनका अस्तित्व आपको देश के हर जगह मिलेगा। मतलब जितने भी यूनिट्स हैं देश के अंदर
वहां पर आपको वो राजनीतिक दल मिलेंगे। तो इस प्रकार के जो राजनीतिक दल है उनको कौन से राजनीतिक दल कहा जाता है? नेशनल पार्टीज कहा जाता है। दोबारा कह रहा हूं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व आपको अपने देश में हर जगह मिलेगा, यानी कोई भी देश और डेमोक्रेटिक कंट्री, वहां पर हर यूनिट्स के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनका अस्तित्व यानी उनकी मौजूदगी, उन पार्टीज की मौजूदगी आपको वहां पर मिलेगी। तो इस तरह की जो पार्टीज होती हैं उनको कौन सी पार्टीज कहा जाता है? नेशनल पार्टीज कहा जाता है, जिनकी मौजूदगी देश की हर यूनिट के अंदर होती है। अब इसके अलावा इससे रिलेटेड ही है, दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स। ये जो पार्टीज होती हैं कौन सी? जो मैंने बताया, जिनका अस्तित्व देश की कई इकाइयों या लगभग सभी इकाइयों में होता है, जिनको अपन नेशनल पार्टीज बोल रहे हैं। तो क्या रहा है, इन पार्टीज की जो यूनिट्स होती हैं, इकाइयां जो होती हैं, वो आपको कई राज्यों में देखने को मिलेंगी। मतलब कई राज्यों में इनकी क्या होती हैं? यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा बट बाई एंड लार्ज, यानी अपन ने पढ़ा कि देश के हर स्थान पर आपको ये राजनीतिक दल मिलेंगे, और ये दल अगर अपन बात करें, अगर पावर के मामले में देखें तो बहुत क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इसीलिए क्या कह रहा है, बट बाई एंड लार्ज ऑल द यूनिट्स फॉलोज द सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटजीज दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी का जो प्रमुख, अपन ऐसे कह सकते हैं, जो कार्यालय होता है, वहां पर जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं, उन्हीं को जितनी भी यूनिट्स हैं देश के अंदर उस पार्टी की, उनको क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। यानी उन्हीं पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करती है। वो अपने हिसाब से यूनिट्स कोई भी पॉलिसीज या स्ट्रेटेजीज बनाकर उनको फॉलो नहीं करती है। कहने का मतलब है कि जो नेशनल लेवल पर जो भी पॉलिसीज बन रही है पार्टी के द्वारा, चाहे वो पॉलिसीज है, चाहे वो प्रोग्राम्स है, चाहे वो क्या है? स्ट्रेटेजीज है, जितनी भी यूनिट्स है उस पार्टी के देश के अंदर, सभी यूनिट्स उन्हीं पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज और प्रोग्राम्स को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बीजेपी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की पार्टी की बात करें, जो नेशनल लेवल पर यहाँ पर जो भी पॉलिसीज बन रही हैं उनको फॉलो करेंगी सारी की सारी यूनिट, चाहे फिर वो बिहार में हो, चाहे फिर वो यूपी के अंदर हो, चाहे वेस्ट बंगाल के अंदर हो, सभी जगह नेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं वो यूनिट्स उनको क्या करेंगी? फॉलो करेंगी। अपने हिसाब से कोई स्ट्रेटेजीज या पॉलिसीज बनाकर वो फॉलो नहीं करती हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अलावा अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एस्टेब्लिश होने से पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, किसके साथ? इलेक्शन कमीशन। यानी इलेक्शन कमीशन के अंदर राजनीतिक दल जो है वो अपना क्या करवाते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो उस आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज। जैसे अभी मैंने बताया कि वैसे तो सभी को बराबर ट्रीट करता है कौन है? इलेक्शन कमीशन। लेकिन इस प्रकार के जो वृहद राजनीतिक दल होते हैं, जो वाइड पार्टीज होती है, जिनको अपन क्या बोल रहे हैं? नेशनल पार्टीज बोलते हैं, उनको इलेक्शन कमीशन कुछ विशेष क्या प्रदान करता है? सुविधाएं प्रदान करता है। ठीक है, किनको? जैसे मैंने बताया लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज, अपन को किनको कह रहे हैं? नेशनल पार्टीज को ही बोल रहे हैं, जिनके यूनिट्स देश के हर मतलब कि स्टेट के अंदर मौजूद है। तो इलेक्शन कमीशन उनको कुछ क्या देता है? विशेष सुविधाएं देता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा भी है, हर इस प्रकार का जो राजनीतिक दल होता है, लार्ज और एस्टेब्लिश्ड पार्टी होती है, इलेक्शन कमीशन उसको एक यूनिक सिंबल प्रोवाइड करता है, इसको अपन चुनाव चिन्ह बोलते हैं। समझ आ गया? इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है, और उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग केवल ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज दिस इलेक्शन सिंबल। यानी जो पार्टी के जो अधिकृत अधिकारी होते हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट होते हैं, अधिकृत अधिकारी जो होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वही केवल उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, उनके अलावा कोई उनका प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बीजेपी का कमल का निशान है, कांग्रेस का किसका है? पंजे का हाथ का निशान है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने उनको प्रोवाइड कराए हैं। क्यों करवाए हैं? क्योंकि वो लार्ज और एस्टेब्लिश्ड पार्टी है हमारी कंट्री की, इसीलिए उनको ये स्पेशल क्या किए गए हैं? फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अब इसी आधार पर, किस आधार पर? कि इलेक्शन कमीशन इनको कुछ प्रिविलेजेस और कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इनको कौन सी पार्टी कहा जाता है? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है? इलेक्शन कमीशन। इसीलिए इनको मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कहा जाता है, इन्हें रिकॉग्नाइज्ड पार्टी
कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है। कौन सी पार्टीज को? लार्ज और स्टेब्लिश्ड पार्टीज को, जिनको अपन कौन सी पार्टी मानकर चल रहे हैं? नेशनल पार्टीज मानकर चल रहे हैं। तो यहां तक का ये टॉपिक हो गया। एक और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मैंने कहा था क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो ये है कि वो इलेक्शन कमीशन ने कौन सा क्राइटेरिया तय किया है, यानी कौन से मापदंड तय किए हैं कि भाई आप कितने प्रतिशत वोट लोगे और कितनी सीट लोगे तब आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा, और इसी तरह से कितने वोट और सीट प्राप्त करने पर आपको स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से देखना। जैसे मैंने पहले लिखा है क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी, अगर आपको नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज होना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? पहला, 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन, ये क्राइटेरिया है। पहली कंडीशन क्या है कि जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उन लोकसभा चुनाव के अंदर जितने भी वोट्स पड़ रहे हैं उन वोट्स का लगभग कम से कम 6% वोट वो पार्टी प्राप्त करे। समझ में आ गई बात? एक तो ये कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं करती है वो पार्टी तो इसी में अथवा में एक और कंडीशन होती है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है, क्या नहीं कर पाती है कि जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें टोटल वोट्स का अगर वो 6% नहीं ले पाती है तो जो 4 स्टेट्स हैं, यानी जो 4 राज्यों के अंदर जो टोटल वोट्स पड़े हैं उनका अगर वो 6% ले लेती है तो भी ये क्राइटेरिया क्या हो जाता है? फुलफिल हो जाता है। लेकिन ये दूसरा जो क्राइटेरिया ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, यानी उस पार्टी को जो लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर कम से कम उसको कितनी सीट लेनी होंगी? 4 सीट तो लेनी होंगी। उसके कम से कम कितने एमपी होने चाहिए? 4 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होने ही चाहिए। तो ये एक कंपल्सरी कंडीशन है और ऊपर वाली दो में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला तो लोकसभा इलेक्शन के अंदर कम से कम 6% वोट, अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो कोई पार्टी, तो जो 4 स्टेट्स हैं उन 4 स्टेट्स के जो असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं उनमें कितने परसेंट ले? कम से कम 6% वोट अगर वो पार्टी प्राप्त कर लेती है, और साथ ही साथ अगर लोकसभा चुनाव के अंदर वो कितनी सीटों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है? 4 सीट अगर वो प्राप्त कर लेती है तो उसको नेशनल पार्टी का क्या मिल जाता है? दर्जा मिल जाता है, वो एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर ली जाती है। तो ये तो नेशनल पार्टी के लिए हो गया। अगला, अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी के रूप में अगर मान लो क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? पहला कंडीशन, 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ ए स्टेट, यानी किसी भी राज्य के अंदर जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उन विधानसभा चुनावों के अंदर जितने भी टोटल वोट्स पड़ रहे हैं, एक राज्य की बात हो रही है, उस एक राज्य की विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो टोटल वोट्स हैं उसके कम से कम अगर कोई पार्टी 6% प्राप्त कर लेती है, एक तो ये कंडीशन है। और दूसरा, जितने भी मान लो ये वो चुनाव हो रहा है उस चुनाव के अंदर अगर वो पार्टी कितनी सीट के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कितनी सीट प्राप्त कर लेती है? 2 सीट प्राप्त कर लेते हैं, उसके 2 एमएलए अगर चुन लिए जाते हैं तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का क्या मिल जाता है? दर्जा मिल जाता है। दोबारा बता रहा हूं कि जितने भी एक स्टेट की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जो चुनाव और उसमें जो टोटल वोट्स हैं, कुल जो मतलब कि वोट पड़े, अगर उन कुल वोट्स का वो कम से कम अगर 6% वोट प्राप्त कर लेती है कोई पार्टी, और साथ ही साथ अगर 2 सीट प्राप्त कर लेती है तो उसको स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्निशन मिल सकता है, यानी उसको स्टेट पार्टी की मान्यता दे दी जाती है। और नेशनल पार्टी का मैंने क्या बताया कि जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उन लोकसभा चुनाव के अंदर जो टोटल वोट्स है उसका अगर 6% प्राप्त कर लेती है, अगर ऐसा नहीं है तो जो 4 स्टेट की जो असेंबली इलेक्शन है उनका टोटल वोट्स का 6% प्राप्त कर लेती है। तो ये 2 कंडीशन है, इन दोनों में से अगर कोई एक कंडीशन फुलफिल कर लेती है, ये वाली कंपलसरी है कि जो लोकसभा इलेक्शन के अंदर अगर वो 4 सीट्स प्राप्त कर लेती है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का क्या मिल जाता है? दर्जा मिल जाता है। अगर कोई पार्टी ऐसा फुलफिल नहीं कर पाती है तो फिर उसको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिलता, और जो स्टेट पार्टी का जो क्राइटेरिया वो पार्टी अगर कोई फुलफिल नहीं कर पाती है तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं मिल सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कि नेशनल पार्टी को रिकॉग्नाइज करने का क्या क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन का, और स्टेट पार्टी का क्या है। जैसे अपन ने पढ़ा ना, ऊपर पढ़ा था थोड़ा, अपन ने थोड़े समय पहले पढ़ा था कि भाई कोई पार्टी ऐसी होती है जो जिसकी यूनिट देश के सभी हिस्सों में होती है, कुछ पार्टी ऐसी होती है जिनकी मतलब एक ही यूनिट के अंदर क्या होती है? मौजूदगी होती है। तो इससे मतलब इससे इसका कोई लेना देना नहीं है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का। कहने का मतलब ये है चाहे वो एक यूनिट के अंदर हो, लेकिन अगर वो ऐसा करने में सफल हो जाती है,
जैसे मैंने नेशनल पार्टी का जो क्राइटेरिया बताया है, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, और स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया पूरा कर लेती है तो स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक, नेशनल पार्टीज। वीडियो को अगर आपने अच्छी तरह से देखा होगा शुरू से लास्ट तक, तो आपको कोई डाउट नहीं बचेगा और आप ये टॉपिक आसानी से अगर एग्जाम में आ जाएगा तो अच्छी तरह से करके और पूरे के पूरे नंबर ले पाओगे। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग ऑलवेज इन योर लाइफ।